Hello friends, how are you? Fine. In previous lecture we discussed regarding empirical formula, molecular formula, various steps. So let us apply that steps practically. On your screen there is one problem, and that problem is a compound contain 4.7% hydrogen, that is called percentage weight by weight, 24.27% carbon and 71.65% chlorine, and molecular mass is 98.96 ग्राम पर मोल. मोलिकुलर मास ग्राम में है तो ग्राम पर मोल आपको समझना है. कहीं पे ग्राम पर मोल दिया होगा या तो ऐसे ही ग्राम दिया होगा तो ग्राम पर मोल ही होगा. तो आपको क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल फार्मूला एज वेल एज इट्स मोलिकुलर फार्मूला. बहुत ही इजी कंसेप्ट है. मैक्सिमम आपको 6 कॉलम बनानी है और कभी कभी आप 5 बनाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये परसेंटेज जो है वो तो सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट ही करने होते हैं. ठीक है, तो ये जो परसेंटेज वाली कॉलम है वो आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल से भी उठा सकते हैं या तो आप टेबल में लिख भी सकते हैं. तो ये थर्ड नंबर कॉलम जो है वो ज़रूरी कॉलम नहीं है, फिर भी आपके कन्वीनियंट के लिए अगर लिखा होगा तो आप जब न्यूमेरिकल में ढूंढेंगे तो इधर उधर वैल्यू नहीं हो जाएगी. ठीक है, तो लिखना अच्छा है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. तो पहली कॉलम बनानी है, जितने एलिमेंट है उसके सिंबल आपको पता होने चाहिए. ये हाइड्रोजन, कार्बन, ये तो मैंने यहाँ लिखे है सिंबल, वरना वर्ड में भी लिखा होता है. तो ये तीनों सिंबल आपके सामने है कॉलम में. ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन. इन सेकंड कॉलम यू हैव टू राइट एटॉमिक मास. 1 to 30 तो आपको पता ही है. अगर 1 to 30 में नहीं आता है तो फिर मैं आपको वो दे दूंगा. ये 1, ये 12, ये 35.5. ठीक से देखना. तीसरी कॉलम जो आपको न्यूमेरिकल से कॉपी मारनी है. हाइड्रोजन के कितने परसेंटेज दिए? 4.07. कार्बन के कितने? 24.27. क्लोरीन के कितने? 71.65. अब आपको उसके मोल निकालने हैं, मतलब कि परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास. ये जो है एटॉमिक मास और परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करना है. तो देखिए मैंने डिवाइड कर दिया है. 4.07 डिवाइडेड बाय 1, 4.07. 24.27 डिवाइडेड बाय 12, 2.02. 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5, 2.02. इन रेशियो को एक बार आपको देख लेना है, उसमें से छोटा रेशियो आपको टिक कर लेना है. तो यहाँ पे मेरे पास 2 छोटे रेशियो हैं. बाकी जो रेशियोज बचते हैं और ये छोटा भी, उससे ही डिवाइड करना है. देखिए सबको मैंने डिवाइड कर दिया. 2.02, 2.02, 2.02. तो यहाँ पे रेशियो आ रहा है 2.01, 1 एंड 1. अब आपको राउंड अप वाला कंसेप्ट यूज़ करना है. आपको वोल नंबर में कन्वर्ट करना है. तो इसका 2.01 का वोल नंबर होगा 2, इसका होगा 1, इसका होगा 1. ये 6 कॉलम जो है कंप्लीट होने के बाद यू हैव टू डिसाइड द एम्पिरिकल फॉर्मूला. ऑब्जर्व फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट कॉलम. ओके, बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये. देखिए हाइड्रोजन ये 2, कार्बन ये 1, क्लोरीन 1. मतलब कि ये इतने एटम होंगे. तो मैंने कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन लिख दिया है. अब इसका आपको फॉर्मूला मास फाइंड करना है. आपको इससे कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन के एटॉमिक मास तो ये रहे, पता ही है, ये रहे आपके सामने. ठीक है, तो मुझे फॉर्मूला मास मिल रहा है 49.5 ग्राम. देखिए ये रहा आपके सामने 49.5 ग्राम. ठीक है ना. एम्पिरिकल फार्मूला हो गया, फॉर्मूला मास हो गया. अब आपको फैक्टर एन फाइंड करना है. व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड फैक्टर एन? and that is molecular mass divided by formula mass. Then how much molecular mass is given? 98.96 gram per mole divided by formula mass 49.5. मेरे पास ये आएगा 1.99. तो उसको मैं राउंड अप करूँगा 2. अब लास्ट
मोलेकुलर फार्मूला फाइंड करना है तो n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। आपके पास जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आंसर आएगा C4C2, कार्बन 2, कार्बन मल्टीप्लाइड बाय 2 C2। ऐसे मत लिखना 2C और 2H2 और 2Cl, ये गलत बात है। ये स्टोक्योमेट्री हो जाएगी जो मैं इसके बाद लेने वाला हूँ इसी लेक्चर में, ठीक है। तो ये 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो कार्बन 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 2 है तो 4 हो जाएंगे, क्लोरीन 1 है तो 2 हो जाएंगे। तो ये हुआ आपका मोलेकुलर फॉर्मूला। यहाँ पे ये प्रॉब्लम ख़त्म होता है। अब मैं थोड़ी राउंड अप के बारे में, वोल नंबर के बारे में बात कर लेता हूँ। मानो कि आपका रेशियो 1.7 है तो आप राउंड अप कितना करेंगे, नियर अबाउट 2। अगर आपका रेशियो 1.8 है तो राउंड अप करेंगे 2। 3.9 है तो राउंड अप करेंगे 4, ठीक है। अगर आपका रेशियो है 2.9 तो राउंड अप ऐसे ही आएंगे 3, ठीक है। अगर आपका रेशियो 1.5 है तो दोनों तरफ 1 भी लिख सकते हो और 2 भी लिख सकते हो। तो ऐसे इसका राउंड अप नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 करके 3 कर देना है। ये मैं अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में लेने वाला हूँ, ठीक है। राउंड अप में मानो कि मेरे पास रेशियो ये है 1.4 या तो 1.2, तो इसका राउंड अप 1 होगा। 1.1 है तो इसका राउंड अप 1 होगा। 1.01 है तो राउंड अप 1 होगा। 2.3 है तो राउंड अप 2 होगा, ठीक है। राउंड अप मतलब कि वॉल नंबर, आपको डेसिमल पॉइंट निकाल के सीधा एक नंबर डिसाइड करना है। वो आपकी स्किल के ऊपर जाता है कि आप क्या लिखते हो, ठीक है। और वो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहना, तो इसमें कोई ये नहीं है। तो ये देख लीजिए आपके सामने पूरा सॉल्व किया हुआ प्रॉब्लम है, ओके। एक बार और प्रैक्टिस भी मैंने इसमें 2 दिए हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। तो इसमें ये है, सिर्फ मैंने एम्पिरिकल फार्मूला पूछा है आपको। क्या पूछा है, सिर्फ एम्पिरिकल। पहले प्रॉब्लम को पढ़िए। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन oxide of iron which has 69.9% iron and 30.1% ऑक्सीजन। तो इसमें मैंने क्या किया है, आपने देखा, वो परसेंटेज वाली कॉलम मैंने निकाल दी है, आप डाल सकते हो, ठीक है। इसमें 2 एलिमेंट है तो मैंने सोचा कि रिड्यूस कर देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट राइट डाउन द सिंबल ऑफ एलिमेंट, एक आयन और दूसरा ऑक्सीजन। Then write down that atomic mass, iron you know 56 and this one is 16. एटॉमिक मास किसी का डेसिमल में नहीं लिखना है, राउंड अप ही करना है, सिर्फ 1-2 को छोड़ के। क्लोरीन 35.5, जो 0.5 में आते हैं वो 0.5 में लिखने, बाकी सबका राउंड अप कर देना है, ठीक है। मोल्स ऑफ एटम क्या करेंगे, चलिए परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। तो आयन के लिए 69.9% डिवाइडेड बाय 56 मेरे सामने आता है 1.25। द सेकंड परसेंटेज is 30.1% divided by atomic mass 16, so 1.88. नाउ फाइंड दिस मोल रेशियो। मोल रेशियो में पहले आपको सबसे छोटा रेशियो फाइंड कर लेना है। कौन है ये, मोल छोटा सबसे, जिसका कम से कम मोल हो वो 1.25। बाकी जितने भी मोल्स है उसको ये छोटे मोल से डिवाइड करना है, छोटे मोल को भी उससे डिवाइड करना है। देखिए 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5, 1.88 डिवाइडेड बाय 1.25, यहाँ पे आता है 1 और यहाँ पे आता है 1.5। अब इसमें राउंड अप में आप 1.5 को ना तो 1 लिख सकते हो ना ही 2 लिख सकते हो। जब भी 1.5 आता है, 2.5 रेशियो, 3.5 ऐसे कुछ आता है तो सब रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो वोल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2,
1.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 3 हो गया वॉल। अब फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम एंटर Fe ऑब्जर्व Fe2 ऑक्सीजन 3। तो फॉर्मूला मेरा बन गया एम्पेरिकल फार्मूला Fe2O3, ये आयन ऑक्साइड Fe2O3, आपने ब्लास्ट फर्नेस में पढ़ा है इसको। तो इसमें आपको मोलेकुलर फार्मूला नहीं पूछा है, तो जहाँ मोलेकुलर फार्मूला नहीं पूछा है वहाँ एम्पेरिकल सिर्फ आपको सर्च करके छोड़ देना, ठीक है। अब ये मैंने दो आपको होमवर्क में प्रैक्टिस किया, यहाँ आप वीडियो पॉज करके पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। ये दो कॉलम मैंने जो दो फार्मूला दो प्रॉब्लम मैंने सोल्व किए हैं उसको ऑब्जर्व करिए। यहाँ पहले एक बार देखिए, मैंने 3 एलिमेंट दिए, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। तीनों के रिस्पेक्टिवली परसेंटेज ये है, ये कार्बन का 54 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग एंड 36 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो पहले ये तीनों एलिमेंट लिख लो, फिर सेकंड कॉलम में उसके एटॉमिक मास, थर्ड कॉलम में परसेंटेज, फोर्थ कॉलम में मोल, फिफ्थ कॉलम में मोल रेशियो, सिक्स्थ कॉलम में वॉल नंबर। उसके बाद उसका एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करो, उसके बाद उसका एम्पेरिकल मास फाइंड करो, उसके बाद एन फैक्टर फाइंड करो। एन फैक्टर का फॉर्मूला है मोलार मास डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास। एन फैक्टर को भी वोल नंबर में ही लिखना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 और 3 आएगा, उससे आगे कभी नहीं आएगा, ठीक है। हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसमें N1 या तो N2 और या N3 1.99 आगे आया था ना, 1.99 हमने राउंड कर दिया था 2। तो ये मैंने मोलेकुलर एम्पिरिकल फार्मूला नहीं लिखा है, वो आपको ढूंढना है। मैंने सीधा आंसर दे दिया है आप लोगों को, C4H8O2 ये आएगा। और ये जो है उसमें 4 एलिमेंट दिए, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके रिस्पेक्टिव परसेंटेज है 62.07, 10.34, 14 एंड 13.59। तो आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है, पहले एम्पिरिकल फार्मूला, मोलेकुलर फार्मूला, उसका मैंने मोलेकुलर मास दे दिया है 114, तो यहाँ पे भी दे दिया होगा, ये रहा 88.9, ठीक है। इसके बिना तो मोलेकुलर फार्मूला मोलेकुलर मास के बिना संभव नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ यू आर नॉट गिवन मोलेकुलर मास, रिमेंबर। So whenever molecular mass is not given, then you are asked only to find empirical formula. And here also for your convenience, I have given you the answer C6H12NO, my friends, C6H12NO। एक बार ठीक से ये दोनों करिए, उसके बाद वीडियो आगे देखिए। और आगे मैं कंसेप्ट जो है वो थोड़ा चेंज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर से एक बार स्टेप कॉलम में कितने कॉलम करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ एलिमेंट, यहाँ पे एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक मास, यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे मोल, यहाँ पे मोल रेशियो, और बाद में मोल रेशियो, और उसके बाद 1 2 3 4 5 और ये 6 कॉलम, यहाँ पे वोल नंबर, यस। उसके बाद फॉर्मूला फाइंड करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला मास फाइंड करेंगे, उसके बाद एन फैक्टर फाइंड करेंगे, उसके बाद मोलेकुलर फार्मूला फाइंड करेंगे, ठीक है। आगे के जो दो प्रॉब्लम्स है उसका रेफरेंस ले लेना, ऐसे आप आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट इस important concept in chemistry. So write down questions. Stoichiometry, it is not that much explained in our book, but as a chemistry student you require in analytical chemistry the stoichiometry. Stoichiometry is the important thing in inorganic as well as in organic chemistry and in practical analytical chemistry also. So write down this question first, explain stoichiometry with example. The stoichiometry is a Latin word, it framed by combination of two words. First one is the stoichion, second one is the metry. Stoichion means elements and metry means measurement. हम एलिमेंट्स का जो मेज़रमेंट करते हैं
मैं ऐसा बोलूँगा लैब में जाके माय फ्रेंड्स कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है, तो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट ऑन पेपर? मैं ऐसा बोलूँगा कि ये कार्बन बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, देन हाउ कैन आई रिप्रेजेंट ऑन इट ऑन पेपर? ठीक है, आप जो भी लेबोरेटरी में रिएक्शन करते हो, ठीक है, बायोलॉजिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, नेचुरल रिएक्शन है, आर्टिफिशियल रिएक्शंस है, ऑल दिस रिएक्शंस वी हैव टू रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशंस, उसको हम केमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशंस जब आप लिखते हैं तो आप एलिमेंट का सिंबल और उसकी स्टोक्योमेट्री दोनों यूज़ करते हैं। जैसे आपको कोई बोले कि आपके घर मेहमान आते हैं और बोले कि बेटा 5 आदमी के लिए चाय बनाओ, ठीक है, तो आपके पास मेज़रमेंट होना चाहिए कि मैं कितना मिल्क लूँगा, कितना जो है वो मैं शुगर डालूँगा इसके अंदर, कितनी चाय की पत्ती की ज़रूरत पड़ेगी, कितना पानी। आप 5 आदमी के लिए जो चाय बनाते हो, ठीक है, तो उस चाय के लिए आपके पास उसके प्रोपोर्शन होने चाहिए। ऐसे ही यह केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें प्रोडक्शन जो होता है वो एक स्टोक्योमेट्री होती है कि इतना इतना यूज़ होके हमें इतनी इतनी प्रोडक्ट मिलती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये जो हम डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं लेकिन कभी सोचते नहीं कि स्टोक्योमेट्री है। हम लोग ऐसे रफ एंड टफ नहीं डाल देते हैं कि चलो इतना शुगर, ये वाटर, ये मिल्क डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास एक मेज़रमेंट होता है कि कितने आदमी की बनानी है चाय, 5 आदमी की, तो इतना वाटर, इतना मिल्क, इतनी चाय की पत्ती, ये शुगर, ये इतना गरम मसाला, ये सब लगेगा। ठीक है, तो चलिए, ये कुछ नहीं है, यही है, लेकिन केमिस्ट्री में आता है तो हमें डिफ़िकल्ट लगता है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन से हम लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टोक्योमेट्री। और अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो स्टोक्योमेट्री अगर आपको इफ़ेक्टिवली पढ़नी है, किसी भी रिएक्शन की स्टोक्योमेट्री अगर आपको जाननी है तो आपको बीसी चाहिए। बीसी का फुल फॉर्म है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब जहाँ पे मैं यूसीई लिखूँगा उसका मतलब होगा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, वहाँ से आप स्टोक्योमेट्री नहीं जान सकते हो। बैलेंस करना ज़रूरी है, तो इसके बाद में आपको बैलेंसिंग भी सिखाऊंगा कि आपको कैसे रिएक्शन बैलेंस करने होते हैं। तो स्टोक्योमेट्री के लिए आपको चाहिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन। चलिए मैं आपको स्टोक्योमेट्री समझाने के लिए एक रिएक्शन ले लेता हूँ, एंड दैट इज द कंबशन ऑफ मीथेन। व्हेन मीथेन कंबस्ट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ कार्बन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिव्स हाफ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपको सीधा बैलेंसिंग में ही बोल रहा हूँ। जितने कार्बन होते हैं कंबसन में वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जितने हाइड्रोजन होते हैं उससे हाफ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं। 4 हाइड्रोजन है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल। और कभी कभी हमारे पास रिएक्शन नहीं होता है तो हम सीधा रिएक्शन को आर गिव्स पी से, आर गिव्स पी से, एरो मीन्स गिव्स, मतलब आर रिएक्टेंट बाय अंडरगो रिएक्शन एंड गिव्स सम प्रोडक्ट। ठीक है, जनरली ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी रिएक्शन को। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में ये जो एरो की जगह पे मैं गिव्स बोल सकता हूँ। व्हेन मीथेन कंबस्ट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो ये एरो जो है उसके लेफ्ट साइड में जो लिखा होता है ये दो, उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट, और राइट साइड में जो जितने होते हैं 1 या 2, इसको हम बोलेंगे क्या, प्रोडक्ट। यहाँ पे 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट है, 1 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट, 2 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 2 ही होने चाहिए, ऐसा 1 होने चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। इट इज़ डिपेंड अपॉन रिएक्शन। ओके माय फ्रेंड्स, तो बेटा अब ये आपके सामने एक बैलेंस रिएक्शन आ गया, तो एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट आप इसमें से क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो। रिएक्शन आपने देख लिया पूरा, अब ये टेबल देखिए, हमारी बुक में बिल्कुल नहीं है, स्टोक्योमेट्री को समझने के लिए ज़रूरी है। अगर किसी के पास एक पूरा बैलेंस रिएक्शन है तो वो क्या बता सकता है, वो बता सकता है कि ये स्टोक्योमेट्री, ये 1 मीथेन, ये 2 ऑक्सीजन,
ये एक कार्बन डाइऑक्साइड और ये 2 वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल मीथेन, 2 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल वाटर। और पढ़ना है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि when 1 mole methane undergo combustion with a 2 moles oxygen gives 1 mole carbon dioxide and 2 moles of water। अब अगर हमें मोल को निग्लेक्ट करना है और मोलेक्यूल्स देखने हैं सिर्फ, चलो हमको मोल का पता नहीं है, अभी मोल सर्च नहीं हुआ, तो पुराने टाइम में क्या बोलते थे कि एक मीथेन रिएक्ट विथ 2 molecules of oxygen gives 1 molecule of carbon dioxide and 2 molecules of water। तब हम मास गिनेंगे एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है। अगर हम मोल में रिएक्शन बोलेंगे तो हम मास गिनेंगे ग्राम पर मोल में, ठीक है। अब हम मोल को कंसीडर करेंगे, देन वॉल्यूम ऑफ गैस, क्योंकि ऑल आर गैसेस, आई टोल्ड यू दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैस। सी हियर, दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैस, ठीक है। तो अगर 1 मोल है तो 22.4 लीटर, 2 मोल है तो 44.8 लीटर, 1 मोल है तो 22.4 लीटर एंड 2 मोल वाटर वेपर है तो 44.8 लीटर। 3 होता तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 22.4, 4 मोल होता तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 22.4। अब मोलिक्यूल्स कितने होंगे तो मोल मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, तो यहाँ पे 1 मोल है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई एन ए इज इक्वल टू एन ए। यहाँ पे 2 मोल है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, 1 मोल है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, तो 1 लिखा नहीं है मैंने। यहाँ 2 मोल है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास एक बैलेंस रिएक्शन है तो आपको ये 4 चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो कितने मोल्स रिएक्टेंट, कितने मोल्स प्रोडक्ट, कितने मोलिक्यूल्स रिएक्टेंट, कितने मोलिक्यूल्स प्रोडक्ट, कितने लीटर वॉल्यूम अगर गैस है तो। अगर मानो कि यहाँ पे ये वाटर लिक्विड होता तो मैं वॉल्यूम उसका बिल्कुल नहीं लिखता, ठीक है। वॉल्यूम एट एसटीपी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैस। मैंने यहाँ सब में वॉल्यूम लिखा है क्योंकि सब प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑल आर इन अ गैसियस स्टेट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए तो सॉलिड लिक्विड गैस सबके लिए एप्लीकेबल है, तो Na 2Na। तो जनरली अगर हमें स्टोक्योमेट्री समझानी है तो मैं एक रिएक्शन ले लेता हूँ, इसको पहले पढ़ता हूँ इन जनरल फॉर्म। A moles of A react with a B moles of B gives a C moles of C and D moles of D। ए बी रिएक्टेंट है, सी डी प्रोडक्ट है। ये समझ लीजिए कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही है। तो आर की रिएक्टेंट की स्टोक्योमेट्री है A:B। ये जो आगे कोएफिशिएंट लिखते हैं उसको स्टोक्योमेट्री बोलते हैं, आगे वाले। एक चीज़ यहाँ पे समझा दूँ, CO2, तो ये CO2 है, ये 2 बैलेंसिंग में, हाँ CO2 की स्टोक्योमेट्री 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन है, लेकिन बैलेंसिंग में आप इसको बिल्कुल छू नहीं सकते। आप ये कोफिशिएंट जो आगे लिखते हैं, जैसे आप मैथ्स में लिखते थे ना 2x लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, लीनियर इक्वेशन ऐसा आता था। तो 2 और 3 जिसको हम बोलते थे कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये इसमें आप चेंज करके बैलेंस कर सकते हो, वो मैं आगे समझाता हूँ। तो अब इसकी स्टोक्योमेट्री क्या है प्रोडक्ट की, CD। अब चलिए आंसर दीजिए इस रिएक्शन में। ये मीथेन 2O2 और ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसकी स्टोक्योमेट्री क्या हुई 1:2। इसकी स्टोक्योमेट्री क्या हुई 1:2। इसकी मतलब प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट की भी सेम है, प्रोडक्ट की भी सेम है। ये जरूरी नहीं है सेम ही हो, ठीक है, कोई भी हो सकती है 1:2, 1:1, 1:3। स्टोक्योमेट्री के बारे में बोल रहा हूँ, ये लो मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं है, ठीक है। हाँ, बात समझना ठीक तरह से। स्टोक्योमेट्री मतलब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे नंबर आता है उसको हम स्टोक्योमेट्री बोलते हैं। चलिए मैं आगे चलता हूँ। अब मैंने क्या बोला आप लोगों को कि किसी भी स्टोक्योमेट्री को स्टडी करने के लिए आपको क्या चाहिए, बोलिए क्या चाहिए, वेरी गुड, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ रिएक्शंस आपको देखे रखे हैं, उसको आप ट्रायल एरर मेथड से आपको बैलेंस करना है, ठीक है। तो
ये देखिए फर्स्ट रिएक्शन। तो आपको पहले क्या करना है, उसमें पूरा रिएक्शन कहीं पे लिख लेना है और उसके लेफ्ट राइट पहला रिएक्शन है मेरे पास P4 प्लस O2। आप याद रखिएगा या तो रफ में लिख लीजिएगा, P4 प्लस O2 गिव्स P4O10। तो दोनों साइड रिएक्टेंट के साइड क्या है, फॉस्फोरस 4। ऑक्सीजन कितने हैं तो के 2। आप इसमें ये जो है ना 4 और 10, ये 2 और 4, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते कभी भी नहीं। प्रोडक्ट की साइड देखें तो उसमें फॉस्फोरस सब एलिमेंट को आपको फॉस्फोरस जो है वो 4 है, लेकिन ऑक्सीजन है वो 10 है। तो यहाँ 10 है तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 5 करूँगा तो 10 हो जाएगा। यस, तो कर दो मल्टीप्लाइड बाई 5। चलिए मैं पहला रिएक्शन बैलेंस करता हूँ, यहाँ पे 5 रख देता हूँ। फिर से एक बात मैं बोल दूँ, ये 2, ये 4, ये 4, ये 10 इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, और ये 5 रखा वहाँ पे कर सकते हो, कोएफिशिएंट बदल सकते हो। ठीक है, चलिए दूसरा बैलेंस करिए। ये है आपके सामने PBS। अब आप ओरल कैलकुलेट करिए क्योंकि आप 11th स्टैंडर्ड में हो। यहाँ पे 1 PB, यहाँ पे भी 1 PB, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, इस साइड 3 ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैं आपको छोटी सी यहाँ क्लू देता हूँ कि प्रोडक्ट साइड जो ऑड ऑक्सीजन है ये इसको इवन में चेंज कर दो। ठीक है, लिख लेना, प्रोडक्ट की साइड ऑड ऑक्सीजन इवन में। थोड़ा थोड़ा क्लू देता जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे हर एक इक्वेशन के लिए आपकी ट्रायल एरर मेथड ही काम आएगी जो मैं सिखा रहा हूँ। वो कुछ 9-10 रिएक्शन हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं पहले ये ऑड ऑक्सीजन को 2 डाल के इवन में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास कितने PB है, 2 PB। तो ये 2 PB, तो यहाँ पे भी मुझे 2 PB करना होगा, 2 PBS। अब यहाँ पे हो गए 2 सल्फर, तो ये 2SO2 करना होगा, हो गए 2 सल्फर। अब लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस करो तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 + 2 2 जा 4, 2 + 4, प्रोडक्ट साइड कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है। तो यहाँ मैं 3 कर दूँ तो 3 2 जा 6, तो ये हो गया आपका बैलेंस। 2 PBS + 3O2 gives 2 PBO + 2SO2। ये आपके लिए नया नहीं है, आप कर चुके हो एक बार। ठीक है, बात समझ में आ रही? आपको ट्रायल एरर, एक मैथमेटिकल मेथड भी है लेकिन बहुत लेंदी है और उसके लिए हम लोग आमने सामने होने चाहिए। तो कभी मिलेंगे तो मुझे याद दिलाना, मैं मैथमेटिकली भी आपको समझाऊंगा कि ये ऐसे बैलेंस होता है। अभी तो हम ट्रायल एरर, एक दूसरी मेथड है रेडॉक्स रिएक्शन मेथड, तो वो 8th चैप्टर में वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अभी तो मैं आपको सिंपल रिएक्शन ही, क्योंकि स्टोक्योमेट्री अगर स्टडी करनी है, पीछे कुछ ऐसा प्रॉब्लम है स्टोक्योमेट्री रिलेटेड, तो फर्स्ट यू रिक्वायर बैलेंस रिएक्शन। बैलेंस करने में कोई हड़बड़ी नहीं है, आप चाहे प्रैक्टिस करने में जितना टाइम लो, लेकिन एग्ज़ाम में जल्दी से हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आप बैलेंस करना, मैं समझा रहा हूँ, आप स्टोक्योमेट्री लिखते जाना। ठीक है, अब चलिए तीसरा हम उठाते हैं। मैंने बैलेंस करके नहीं दिए, ये आपके लिए छोड़े, मैं समझा दूंगा सब। बाद में आप अभी वीडियो पॉज करके आप करते जाओ और बाद में सॉल्यूशन देखो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके सामने है Pb3O4 + 4HNO3। तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाना चाहिए कि यहाँ 4NO3 है और यहाँ पे 2NO3 है। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएंगे 4NO3। कोई शक? अब यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास Pb3 है, तो यहाँ 2 PB और ये 1 PB हो गया 3। ये देखिए, ये 3 PB है, ये 3, तो ये 2 और ये 1।
आप रफ में काम करते जाना। ये 4 NO3 है तो ये 2 2 जा 4 NO3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 4 NO3। ठीक है, अब क्या करना होगा, हाँ एक रूल लिख लेना, जितने भी हाइड्रोजन है बैलेंस हो जाने के बाद उससे आधा वाटर मोलेक्यूल मिलेगा। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो आपको 2 वाटर मोलेक्यूल मिलेगा। अब ऑक्सीजन लास्ट में देख लेना, ये बैलेंस हो गया है, ये पूरा बैलेंस 1 4 2 1 2। देखना है आपको फिर से, यहाँ पे 4, यहाँ पे मैंने क्या डाला, यहाँ पे 2, यस 2, और यहाँ पे 2H2O। अब देख लो Pb3, ये 2Pb और एक 1Pb, 3Pb। ऐसे आप नहीं कर सकते तो रफ में भी लिख सकते हो कि हो गया कि नहीं। ये 4 हाइड्रोजन, ये 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, ये 4 NO3, ये 2 NO3 मल्टीप्लाइड बाई दिस 2, तो 2 2 जा 4 NO3। अब ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन इस साइड, चलिए गिनते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे ये 4, कितने, ये 4, और यहाँ पे 12, तो प्रोडक्ट की साइड है 16 ऑक्सीजन, कितने, सॉरी रिएक्टेंट की साइड 16 ऑक्सीजन। अब ये बैलेंस कैसे किया था, यहाँ पे 2 रखा था ना, और यहाँ पे भी 2, तो इस साइड भी कितने, 3 2 जा 6 2 जा 12, ये है 3 2 जा 6 और मल्टीप्लाइड बाई 2 12, 12 प्लस 2 14, और 14 प्लस 2 यहाँ पे भी 16 ऑक्सीजन। तो सब कुछ बैलेंस हो गया। देखिए 1 4 2, तो स्टोक्योमेट्री क्या, अब ये BC यहाँ पे आप स्टोक्योमेट्री पढ़ सकते हो। चलिए इसके बाद 4th रिएक्शन देखते हैं, Ca3PO4 ट्वाइस। पहले आप इसको देख लो ठीक से, यहाँ पे 3 कैल्शियम है, यहाँ पे 1 और 2 कैल्शियम। अगर मैं यहाँ पे 2 डाल दूँ तो भी 3 हो सकते हैं। अगर ये 3 कैल्शियम को मैं यहाँ पे 2 डाल दूँ तो भी ये 2 + 1 3 बैलेंस हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ पे डालूँ, ठीक है, किस जगह पे मैं कोएफिशिएंट 2 रखूँ कि ये बैलेंस हो जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर कुछ बैलेंस है तो उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। देखिए यहाँ फॉस्फेट 2 है, PO4 2, तो यहाँ पे भी PO4 2 है, तो यहाँ पे 2 डाल दीजिए, तब ये बैलेंस ही रहेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। ये थोड़ा आपको दिमाग चलाना है। अब ये 2SO4 हो गया कि नहीं हो गया, तो यहाँ पे आपको 2H2SO4 करना होगा, बिल्कुल करना होगा। तो हो गया बैलेंस, आप देख लेना। 3 कैल्शियम, फॉस्फोरस कितने, 2 फॉस्फोरस दोनों साइड, ऑक्सीजन भी दोनों साइड बैलेंस है। आप जो है ना सब एलिमेंट को ऐसे कॉलम करके लिख लेना, ये रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट साइड, कितने एलिमेंट कितनी कौन सी साइड बैलेंस करने हैं, ये आपको ठीक तरह से तो पता चल जाएगा कि सब बैलेंस है। ये ट्रायल एरर मेथड है, दिस इज़ द मैटर ऑफ प्रैक्टिस। मैं भी समझा रहा हूँ, ऐसे आपको करना है, ठीक है। अब चलिए 5th नंबर का रिएक्शन देखते क्या है। Cu2SO2 Cu2O plus SO2, Cu2S plus O2 gives Cu2O। तो पहले क्या करेंगे, मैंने क्लू दी है आपको कि अगर प्रोडक्ट साइड मेजॉरिटी रिएक्शंस, इट इज़ नॉट 100% रूल, ये एक मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऑड ऑक्सीजन है कि नहीं, एक, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके इवन में, वरना आप आधे घंटे तक काम करोगे ना तो भी ये बैलेंस नहीं होगा आपसे, ठीक है। यहाँ पे ऑड ऑक्सीजन है, मैंने इवन में कन्वर्ट कर दिया, तो कॉपर कितने हो गए 4, तो यहाँ पे 2 डाल दिया, 2 2 जा 4 हो गए कॉपर, तो कॉपर दोनों साइड बैलेंस हो गए 4। अब सल्फर जो है वो 2 हो गए, तो यहाँ पे 2SO2 कर दूँ तो सल्फर 2 हो गए दोनों साइड,
अब दोनों साइड सल्फर भी 2 हो गए, चलिए बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन की बारी आती है, तो ऑक्सीजन इस ये जो रिएक्टेंट साइड जो है 2 है, तो प्रोडक्ट साइड कितने हुए, सल्फर में 2 2 जा 4 और ये Cu2O में 2, तो टोटल 6 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे 3O2 कर दूँ, तो यहाँ पे भी टोटल ऑक्सीजन हो गए 6। ठीक है, तो स्टोक्योमेट्री क्या हुई, ये बैलेंस हो गया 2 3 2 2। कहाँ से चालू करना है ऐसे रिएक्शन, ये ऑड ऑक्सीजन को पहले इवन में कन्वर्ट कर दो, तो सीधा बाद में बैलेंस हो जाएगा। तो 4 कॉपर हो गए, तो यहाँ भी 2 कर दो, यहाँ पे भी 2 कर दो, ये 4 कॉपर हो गए। तो यहाँ पे सल्फर 2 हो गए, देखिए, तो यहाँ 2SO2 कर दो। अब सल्फर 2, तो अब ऑक्सीजन बैलेंस करो, तो ऑक्सीजन ये जो टोटल आप कैलकुलेट करते हो प्रोडक्ट साइड, तो ये 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 3O2 कर दो, हो गए 2 3 2 2, स्टोक्योमेट्री बैलेंस्ड। चलिए, बहुत बढ़िया रिएक्शन नंबर 6। काफ़ी स्टूडेंट बैलेंस करते हैं, हर साल सब बच्चे बैलेंस करके लाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, आप भी बैलेंस कर पाओगे। फ़र्क इतना है कि मैं आपके सामने नहीं हूँ, तो जब मैं सामने होता तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है बैलेंस करने में। फिर भी आप कोशिश करना, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। MnO2 देखिए, ये कहाँ से चालू करेंगे हम, तो पहले आप देख लो, ये 2 2 जा 4 पोटेशियम से चालू करो। कहीं से भी चालू कर सकते हो आप, ट्रायल एरर करनी है तो पहले मेन एटम को पकड़ो। ठीक है, ये 4, तो यहाँ पे 4 KOH तो करना ही करना है। अब 2 Mn है और यहाँ पे एक ही Mn है, तो यहाँ 2 करना है। इज इट क्लियर? देखिए, अब कुछ बचा, हाइड्रोजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन को बैलेंस करो। इस साइड हाइड्रोजन गिन लो, कितने हैं, 4 हाइड्रोजन, तो कुछ नहीं है, तो यहाँ 2 वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे मुझे। अब ऑक्सीजन को देख लो, रिएक्टेंट साइड 2 2 जा 4, 4 and 4 8 एंड 10 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने हैं, 10 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी देख लो 4 2 जा 8 + 2, यहाँ पे भी 10 ऑक्सीजन है, सब बैलेंस्ड। 2 4 2 2 2 4 1, ये है ना ऑक्सीजन, यहाँ पे ये जो है रिएक्शन का ऑक्सीजन है, ये सीधा ले लेना। MnO2 + KOH + O2 gives 2K2MnO4 + H2O। समझ रहे ना मेरी बात? देखिए, ये बैलेंसिंग कहाँ से चालू किया था मैंने, यहाँ से। ये 4 पोटेशियम है, तो मैंने यहाँ 4 लिखा था। ठीक है, अब 2 मैंगनीज है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। अब हाइड्रोजन बैलेंस में करता हूँ, तो रिएक्टेंट की साइड 4 हाइड्रोजन है, तो हाफ वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे मुझे, 2H2O। अब ऑक्सीजन को देख लो, तो ऑक्सीजन तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गए, करने की ज़रूरत रही नहीं। ये रिएक्टेंट साइड भी 10 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड भी 10 ऑक्सीजन है। ये देखिए, 2 2 जा 4, 4 प्लस ये KOH में 4 ऑक्सीजन और ये O2 2 ऑक्सीजन, टोटल 10, और यहाँ पे 4 2 जा 8 ऑक्सीजन यहाँ पे, और ये वाटर मॉलिक्यूल के 2 ऑक्सीजन, तो टोटल 8 + 2 10 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड। चलिए, 7 नंबर का इक्वेशन हम बैलेंस करते हैं, बहुत ही बढ़िया इक्वेशन है, क्या सोच रहे हैं? चलो, ट्रायल एरर मेथड अपनी काम पे लगाओ। HgCaO gives Hg mercury plus calcium sulfate CaSO4 plus CaS calcium sulfide। ठीक है, कैल्शियम सल्फाइड। क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू? सोचिए। ऐसे इतना इजी भी नहीं है, लेकिन अगर आइडिया लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऑक्सीजन के नीचे का एलिमेंट है सल्फर, तो मैं थोड़ा आपको क्लू देता हूँ, जिससे आप ऑड ऑक्सीजन को इवन में प्रोडक्ट साइड करते हो। ठीक है, उसी तरह इस सल्फर को
या तो ये मेन मर्क्यूरी 1 है, ठीक है, ये मर्क्यूरी 1 है ना, ये मेन मेटल है, मर्क्यूरी का ही रिएक्शन है, तो ये ओड है, उसको इवन में कन्वर्ट कर दो, पहले यहाँ से काम चालू करो। ये 2 मर्क्यूरी है तो 2Hgs करो, 2Hgs। अब 2 सल्फर, ये है ना 2Hgs, तो 2 सल्फर है तो आपके पास 2 हो गए, आपको बैलेंस करने की चाहिए। एक सल्फर है SO4 में, दूसरा सल्फर है CaS में। आपको नए रिएक्शन नहीं बैलेंस करने, यही बार बार करने हैं, यही बार बार करने हैं, तभी ये मैंने बहुत सिलेक्टेड लिए। इज इट क्लियर? तो अब क्या है, कैल्शियम 2 है, देखिए यहाँ पे एक कैल्शियम, यहाँ पे एक कैल्शियम ये रहा और एक कैल्शियम ये रहा, 2, तो यहाँ पे मुझे 2CaO करना पड़ेगा। तो अब देखिए 2 मर्क्यूरी 2 मर्क्यूरी बैलेंस्ड, 2 सल्फर 2 सल्फर, दोनों साइड बैलेंस। अब ऑक्सीजन के बारे में मुझे सोचना है, ऑक्सीजन के बारे में मुझे सोचना है, तो मैं क्या करूँगा? हाँ, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और प्रॉब्लम आ गया ना, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, फिर से कन्फ्यूज़न चालू होगा। तो ये तो मैं फिर से कर ही देता हूँ, 2 मर्क्यूरी 2 Hgs, अब ये होगा 4CaO, क्या होगा ये? 4CaO, है ना। अब क्या करेंगे आप? अब सल्फर तो 2 बैलेंस हो रहे हैं, यहाँ पे ये बैलेंस हो गया, 4 कैल्शियम हुआ, तो अब हम क्या करेंगे? ये ऑक्सीजन 4 बैलेंस है, अब इसको तो कैल्शियम नहीं देना है, कैल्शियम तो यहाँ पे दे दो 3 कैल्शियम, तो यहाँ पे 3 सल्फर हो गए, तो यहाँ पे कर दो 3 Hgs। अब ये 3 Hgs है तो यहाँ पे कर दो 3Hg, लेकिन पहले डबल करके जाना, फिर से बैलेंस करो। चलिए इसको मैं सेपरेट बैलेंस करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए मैं लिखता हूँ Hgs प्लस CaO gives Hg प्लस CaSO4 प्लस CaS। चलो क्या करेंगे, तो पहले क्या किया था मैंने, अच्छा छोड़ो, ये डबल करने वाला कंसेप्ट छोड़ो, ठीक है, पहले ऑक्सीजन को पकड़ो, ये 4 ऑक्सीजन, इससे इजी मेथड सिखाता हूँ। SO4 4 ऑक्सीजन, तो पहले यहाँ पे कर दो 4CaO, चलिए ये 4CaO। अब मेरे पास आ गए 4 कैल्शियम, तो यहाँ पे तो 2 है, तो इसको मैं कैसे बैलेंस करूँ? यहाँ पे 3 रखूँ या यहाँ पे 1 रखूँ? दोनों जगह पे 2-2 रखूँ, ठीक है, यहाँ पे 1 रखूँ, यहाँ पे 3 रखूँ, ये तीनों सूरतों में मेरे पास 4-4 कैल्शियम हो रहे हैं, ठीक है, आप मना नहीं कर सकते हो। तो इसमें से कौन सा स्टोक्योमेट्री मैं अप्लाई करूँ? तो मैं स्टोक्योमेट्री ये अप्लाई करूँगा, क्योंकि इसको तो मैं डिस्टर्ब ही नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जैसे भी मैं 2 रखूँगा तो 8 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन एक बार बैलेंस हो गए तो उस चीज़ को मैं अब यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट रखूँगा नहीं, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा 1 3, ठीक है। तो फिर से मैं यहाँ ऊपर आ जाता हूँ, अब ध्यान से सुनना, यहाँ 4 ऑक्सीजन तो मैं रखता हूँ 4CaO, अब 4Ca को मैं यहाँ पे 3CaS कर देता हूँ, यहाँ पे नहीं रखूँगा वरना ऑक्सीजन इम्बैलेंस हो जाएंगे। ये कॉमन सेंस से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये प्रैक्टिस से आपको सीखने को मिलता है, हर साल बच्चे करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। तो अब क्या हुआ, 3 कैल्शियम हो गया और 4 कैल्शियम कंप्लीट, लेकिन ये 3 सल्फर, तो मुझे यहाँ डालना है 3Hgs,
ये देखिए 3 सल्फर, एक SO4 में और एक CaS में, सॉरी टोटल 4 सल्फर है ना, 3 CaS में और एक SO4 में। तो फिर से मैं करता हूँ, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन तो 4 CaO, ठीक है। यहाँ पे 3 CaS, सल्फर 4 तो 4 HgS और यहाँ पे 4 Hg हो गया। ये कंप्लीट बैलेंस, आप देख लेना एक बार, Hg दोनों साइड कितने बैलेंस्ड, सल्फर कितने बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस्ड, कैल्शियम 3+1 इधर 4 बैलेंस्ड। देखिए क्लियर। चलिए बहुत ही बढ़िया है ये। आप 2-3 बार एक हफ्ते के बाद अभी बैलेंस लिख लेना सब, ठीक है। Na2CrO4, ये तो बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए क्रोमियम 2 है तो, और यहाँ क्रोमियम 1 है तो यहाँ 2 आगे कर दो, 2 क्रोमियम हो गए। क्लियर। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब सोडियम यहाँ कितने हुए 4, तो यहाँ पे मैं 2 नहीं रख सकता हूँ वरना क्रोमियम 4 हो जाएंगे, ये गलत बात है। यहाँ पे 2Na कर दो। क्लियर। अब हाइड्रोजन को देख लो और ऑक्सीजन को भी देख लो, 4 2 जा 8, यहाँ पे 7+1 8, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इस साइड 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2H प्लस कर दो, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड। समझ में आ गया। चालू कहाँ से करना है, 2 क्रोमियम इसलिए आगे 2 डाल दो, इससे सोडियम बैलेंस कर दो। चलिए मैं फिर से स्टोइकियोमेट्री लिख लेता हूँ। यहाँ पे 2 क्रोमियम, यहाँ पे 2Na प्लस और यहाँ पे 2H प्लस, ये पूरा बैलेंस्ड। लिख लो, चेक कर लो। अब ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ, इसमें भी एक क्लू है, देखिए अब पता लगाइए कौन सी है। देखिए यहाँ पे पहले मेन मेटल को पकड़िए, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे 1 ही एल्यूमिनियम है कि नहीं, तो यहाँ पहले 2 कर दो, अब हो गया बैलेंस। देखो इजीली, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे 1 एल्यूमिनियम है, आगे 2 कर दो, बैलेंस्ड। नहीं अभी करो, ये NaOH जो है H2O है, चलो Al2 तो 2 सोडियम तो 2 NaOH, ठीक है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करो या तो ऑक्सीजन को बैलेंस करो, इस साइड हाइड्रोजन कितने हुए 4 हाइड्रोजन हुए, इस साइड 4 हाइड्रोजन, इस साइड कितने हुए 8 हाइड्रोजन, 4 4 2 जा 8 हाइड्रोजन। तो मैं यहाँ 3 कर दूँ तो चलेगा, देखिए 8 हो गए, 3 2 जा 6 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, NaOH के 2 हाइड्रोजन और वाटर के 6 हाइड्रोजन, तो क्या हुई स्टोइकियोमेट्री, बैलेंस तो हो गया। देखिए 1Al2O3 2 NaOH प्लस 3H2O गिव्स ट्वाइस NaL, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है माय फ्रेंड्स, आपको अभी समझना नहीं है, ऐसे ही लिख लेना है। ये एक बार बैलेंस लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, ठीक है। एक मैथमेटिकल ABCD एज्यूम करके मेथड आती है लेकिन वो लेंदी है, तो आप ट्रायल एरर मेथड से जाना और ये सब फिर से बैलेंस करना, ठीक है। एक एक को वीडियो रिवर्स करके जो मैंने बैलेंसिंग कोफिशिएंट लिखे हैं वो लिख लेना और ये फिर से आप प्रैक्टिस करना बैलेंसिंग की, ओके। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में लिमिटिंग रिएजेंट की तरफ जाएंगे। अब धीरे धीरे कंसेप्ट जो है, अब चैप्टर हम नियर अबाउट 60-65% कंप्लीट कर चुके हैं, अब 35% कॉन्सेंट्रेशन टर्म, लिमिटिंग रिएजेंट और उसके रिलेटेड सब एग्जांपल्स बाकी हैं, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। इस सब बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करना, ठीक है।